साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। साथियों ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को अपन 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले, तो आ जाइए अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर और इन क्वेश्चंस को करना अपन प्रारंभ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चंस को रीड कीजिए। निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन अजैव निम्नीकरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे चारों विकल्प में से कौन सा है जो अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आता है। ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में बताना है। विकल्प ए दे रखा है पारद, विकल्प बी है प्लास्टिक, विकल्प सी कैडमियम और विकल्प डी है ये सभी। देखिए चारों विकल्प को देख लीजिए और उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विकल्प डी, यानी ये सभी पारद, प्लास्टिक और कैडमियम, ये तीनों विकल्प यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, करेक्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है, निम्नलिखित में किस जंतु समूह में ट्रोकोफोर डिंबक एवं वेलिगर डिंबक बनता है। यानी किस जंतु समूह के अंदर ट्रोकोफोर डिंबक और वेलिगर डिंबक बनता है वो आपको यहाँ पे बताना है। विकल्प ए दे रखा है मोलस्का, विकल्प बी है आर्थ्रोपोडा, विकल्प सी एनेलिडा और विकल्प डी दे रखा है प्लेटीहेल्मिन्थस। चारों विकल्प को एक बार ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद में जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो किसके अंदर, कौन से जंतु समूह के अंदर ट्रोकोफोर डिंबक एवं वेलिगर डिंबक बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका मोलस्का समूह के अंदर। विकल्प ए एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे पूछा गया है कि कपाल तंत्रिका, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। कपाल तंत्रिका जो अंतकरण से सूचना लाने के लिए जिम्मेदार है, यानी अंतकरण से सूचना लाने का काम कौन करता है, कौन जिम्मेदार होगा। देखिए चारों विकल्प आपके सामने हैं, जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है जिससे आपकी तैयारी का अंदाजा हमें लग जाए। तो 154 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन है। देखिए लैक्टोजेनिक हार्मोन के बारे में आपको बताना है, कौन सा है जो लैक्टोजेनिक हार्मोन हो जाएगा, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। विकल्प ए दे रखा है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएस या प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रह जाएगा वो कौन सा है, फटाफट से कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर से शेयर करें ताकि वो भी इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सके। तो 155 का जो करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा, वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। विकल्प ए एकदम से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से। यूरोपैजियल ग्रंथि का संबंध किससे है, आपको बताना है कि यूरोपैजियल जो ग्लैंड होती है उसका संबंध किससे हो जाएगा। चारों विकल्प आपके सामने हैं और आपको बताना है कि यूरोपैजियल ग्रंथि किसके अंदर पाई जाती है। विकल्प ए है सिपकली से, विकल्प बी सारक से, विकल्प सी दे रखा है मेंढक से या फिर कबूतर से। तो यहाँ पे यूरोपैजियल ग्रंथि का संबंध किससे हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए एक बार। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबूतर से। यूरोपैजियल जो ग्लैंड होती है वो कबूतर के अंदर पाई जाती है। विकल्प डी आपका एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दांत का कौन सा भाग इनेबल से ढका होता है। यहाँ पे आपको बताना है जो अपने दांत टीथ का जो कौन सा भाग है जो इनेबल से ढका होता है। विकल्प ए दे रखा है क्राउन, मूल, डेंटाइन या फिर तीनों ऑप्शन यहाँ पे ये सभी जो इनेमल से ढके होते हैं। तो दांत का कौन सा भाग होगा जो इनेमल से ढका होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका इनेमल से ढका हुआ भाग हो जाएगा वो हो जाएगा क्राउन। विकल्प ए एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है। न्यूरोजेनिक हृदय है वो किसके अंदर पाया जाता है, आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है। देखिए यहाँ पे गलतियाँ करने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यहाँ पे आप गलतियाँ कर करके अपनी गलतियों को सुधारोगे, जिससे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आप गलतियाँ नहीं हो पाएगी और आपके जो मार्क्स आएंगे अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। दुआ करता हूँ भगवान से। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूरोजेनिक हृदय कहाँ किसके अंदर पाया जाता है। देखिए चारों विकल्प आपके सामने हैं और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। तो न्यूरोजेनिक जो हृदय पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है, विकल्प ए है राजकर्कट में, विकल्प बी घोंगे में, विकल्प सी तिलसट्टा में और विकल्प डी है जोंक में। तो चारों विकल्प में से जो अपना करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा तिलसट्टा के अंदर। यानी न्यूरोजेनिक हृदय किसके अंदर पाया जाता है, तिलसट्टा काकरोच के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कशेरुकी नख व्युत्पन्न होते हैं
कशेरुकी की नख किसके अंदर व्युत्पन्न होते हैं, वो आपको बताना है। चारों विकल्प को ध्यान से देखिए। विकल्प ए दे रखा है श्वस स्तर से, विकल्प बी है अंकुरण स्तर से, विकल्प सी कण स्तर से और विकल्प डी है किण स्तर से। तो चारों विकल्प आपके सामने है, आपको बस इंतजार है मुझे आपके करेक्ट आंसर का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किण स्तर से, विकल्प डी एकदम से करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्ट्यूरेटर छिद्र श्रेणी मेखला में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है ऑब्ट्यूरेटर छिद्र श्रेणी मेखला में पाया जाता है उभयचर के, सरीसृप के, पक्षी के या स्तनी के। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो कौन हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो ऑब्ट्यूरेटर छिद्र होता है वो स्तनी के श्रोणी मेखला में पाया जाता है, विकल्प डी आपका एकदम से करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थ है। देखिए कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थन हो जाएगा, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या फिर केंद्रक। चारों विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट से इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल, विकल्प सी है जो एकदम से राइट होने वाला है, विकल्प सी एकदम से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सिस्टर्नी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वे होते हैं, यानी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, खुरदरे, ध्रुवित, अध्रुवित या फिर जालिका रूपी। चारों विकल्प में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका जो करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। सिस्टर्नी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवित, विकल्प बी एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन क्या कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन क्या कहलाते हैं, ओलेंड्रिक जीन, बेसिक जीन, पेलियोट्रॉफिक जीन या फिर पॉलीजेनिक जीन। चारों विकल्प में से आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो कौन हो जाएगा, फटाफट से इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलेंड्रिक जीन, विकल्प ए एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन से, यदि एक वर्णाढ्य पुरुष एक सामान्य परंतु इस गुण के वाहक स्त्री से विवाह करता है तो संतानों के अंदर किस प्रकार के रोग देखने को मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 164 क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से रीड कीजिए और इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में जो इसके विकल्प ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। विकल्प ए दे रखा है सभी सामान्य परंतु इस गुण की वाक लड़कियाँ होगी, सभी नर तथा 50% मादाएं वर्णांध होगी, सभी मादाएं तथा 50% नर वर्णांध होगी या 50% नर तथा 50% मादाएं वर्णांध होगी। तो चारों विकल्प में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी, यानी 50% नर तथा 50% मादा है जो इस रोग से क्या हो जाएगी, ग्रसित होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है। आपको बताना है कि चारों विकल्प में से कौन है जो जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आता है। विकल्प ए दे रखा है ट्राइलोबाइट, विकल्प बी आर्क्योप्टेरिस, विकल्प सी नोटिलस और विकल्प डी दे रखा है सीता। तो कौन हो जाएगा जो जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आता है, 165 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी नोटिलस है जो जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आता है, विकल्प सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि लेमार्कवाद का आधार है, यानी जो लेमार्कवाद का जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके आधार पर दिया गया था। विकल्प ए दे रखा है अंगों का विकास, विकल्प बी अंगों का ह्रास, विकल्प सी उपापचय का प्रभाव और विकल्प डी दे रखा है वातावरण का प्रभाव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, यानी लेमार्कवाद का जो सिद्धांत था तो वो अंगों के विकास और अंगों के ह्रास दोनों पर निर्भर करता है, यानी विकल्प ए और विकल्प बी दोनों यहाँ पे करेक्ट रहने वाले हैं। विकल्प ए यानी अंगों का जो विकास है वो उसके अंदर तो उन्होंने कहा था जिन अंगों का उपयोग हुआ तो उनका तो लगातार विकास होता रहा और जिन अंगों का उपयोग नहीं हुआ उनका धीरे धीरे क्या हो गया, ह्रास हो गया था, यानी दोनों यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से, अंड जरायु जातियों के अंडे होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताना है अंड जरायु जातियों के अंडे किस प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म पित्त की, महापित्त की, गोलार्ध पित्त की या
अपित की। तो यहाँ पे जो चारों विकल्प में से जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंड जरायु जातियों के अंडे किस प्रकार के देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे आपको बताना है। तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, महापित की देखने को मिलेंगे। विकल्प बी एकदम से क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि स्तनधारी सर्वप्रथम किस काल में प्रकट हुए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी स्तनधारी है वो सर्वप्रथम किस काल के अंदर प्रकट हुए थे, ये आपको बताना है। विकल्प ए है पर्मियन में, विकल्प बी ट्राइएसिक में, विकल्प सी जुरासिक में, या फिर क्रिटेशियस में। तो स्तनधारी है वो सर्वप्रथम किस काल के अंदर प्रकट हुए थे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी जुरासिक काल के अंदर सर्वप्रथम है जो स्तनधारी है प्रकट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि सोलेनोसाइट्स किससे संबंधित है। आपको बताना है कि सोलेनोसाइट्स हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगे। सोलेनोसाइट्स क्या होते हैं वो आपको बताना है। विकल्प है पोषण से संबंधित, श्वसन से संबंधित, जनन से संबंधित, या फिर उत्सर्जन से संबंधित। सोलेनोसाइट किससे संबंधित हो जाएगा, फटाफट से इसका जो करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, आपकी तैयारी का हमें अंदाजा लगे। और फटाफट से अपना जो एग्ज़ाम है 23 जनवरी को हो जाएगा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो अपने पास लिमिटेड 10 दिन बचे हैं और 10 दिनों के अंदर आप उनको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के क्वेश्चन से लगातार अब इस चैनल पे आते रहेंगे। तो साथियों ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए, आपको हर नोटिफिकेशन इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आपको बताना है कि सोलेनोसाइट है वो किससे संबंधित हो जाएगा, फटाफट से इसका जो करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। तो उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा, किससे हो जाएगा, विकल्प डी आपका एकदम से यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। सोलेनोसाइट से जो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एनेलिडो, घोंघा तथा मेढकों पर परजीवी है। यहाँ पे आपको बताना है यानी चारों विकल्प में से कौन है जो एनेलिड, घोंघों तथा मेढकों पर परजीवी है। यहाँ पे चारों विकल्प आपके सामने है, एक्एंथोडेला, पोंटोडेला, ब्रेकियोलियन और ग्लासियोफोनिया। चारों विकल्प में से जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका विकल्प डी है जो एकदम से क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आद्य शुक्राणु कोशिका होती है, यहाँ पे आपको बताना है कि आद्य शुक्राणु कोशिका होती है बहुगुणित, अगुणित, द्विगुणित या फिर असुगुणित। तो यहाँ पे चारों विकल्प में से एकदम से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विगुणित होती है। आद्य शुक्राणु कोशिका किस प्रकार की होती है, द्विगुणित प्रकार की होती है। विकल्प सी एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि घटना जिनमें एकल जीन एक से अधिक विशेषज्ञ को प्रभावित करता है क्या लाती है, क्या कहलाएगा, वैद्यता, बहुअगुलिता, बहुगुणिता या प्लियोट्रॉफी। तो चारों विकल्प में से क्या करेक्ट हो जाएगा, फटाफट से इसका भी करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्लियोट्रॉफी। विकल्प डी है एकदम से करेक्ट आंसर है, प्लियोट्रॉफी आपका एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मीथेन निकालता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चारों विकल्प में से कौन है जो मीथेन निकालता है, पशु, दीमक, धान के खेत या ये सभी। तो चारों विकल्प में से करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो पशु है वो भी क्या करते हैं, मीथेन का निर्माण करते हैं, दीमक भी मीथेन का निर्माण करते हैं, धान के खेतों से भी मीथेन का निर्माण होता है। मतलब आपका ओवरऑल आपका करेक्ट आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि पिनवर्म है, यहाँ पे आपको बताना है कि पिनवर्म क्या है। तो चारों विकल्प आपके सामने है, एनकाइलोस्टोमा, नेकेटर, वोशेरिया, एंटेरोबियस। तो यहाँ पे आपका जो पिनवर्म है वो क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा एंटेरोबियस। विकल्प डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, विकल्प डी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि सीपिया तथा ऑक्टोपस तेज गति से तैरते हैं, किसके द्वारा तैरते हैं। आपको बताना है कि सीपिया तथा ऑक्टोपस हैं वो तेज गति से तैरते हैं, तो उनके तैरने का कारण क्या हो जाएगा, भुजाओं द्वारा, पार्श्व पंखों द्वारा, शुष्कों द्वारा या साइफन द्वारा नोदक बल उत्पन्न करके। तो सीपिया तथा ऑक्टोपस है वो तेज गति से किसके द्वारा तैरते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी है, नहीं साइफन द्वारा नोदक बल उत्पन्न करके ये क्या करते हैं, तेज गति से तैरने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभी स्पंजों में सार्वभौमिक है, यानी कौन सा लक्षण है जो सभी स्पंजों के अंदर सार्वभौमिक है। समुद्री आवास, स्पाइक्यूल की उपस्थिति, स्पॉन्जियस रेशे की उपस्थिति
या स्पॉन्जी सेल की उपस्थिति। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पॉन्जो सेल की उपस्थिति, यानी विकल्प डी है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किसका विश्लेषण करने में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एमनियोसेंटेसिस जो तकनीक होती है उसका उपयोग अपन क्या पता लगाने के लिए या किसका विश्लेषण करने के लिए करते हैं। विकल्प ए है एमनियोट के देह द्रव्यों का, उल्ब का, अमीनो अम्लों का या उल्ब द्रव्य का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मैं आपके सामने इसका करेक्ट आंसर शो कर देता हूँ। उल्ब द्रव्य का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन के की आवश्यकता किस में होती है। तो विटामिन के की आवश्यकता किसके अंदर होती है, आपको बताना है। विटामिन के फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने में, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने में, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में या फिर हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में। तो विटामिन के की आवश्यकता अपन को किसके अंदर होगी, तो वो होगी प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होगी। विकल्प सी क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हृदय का तंत्रिका यंत्र मूलत होता है। तो हृदय का तंत्रिका यंत्र मूलत किस प्रकार का होगा, हृदय स्पंदन के समारंभन के लिए, हृदय स्पंदन के नियमन के लिए, गति प्रेरक के संक्रियण के लिए या एसिटिल कोलिन के मोशन के लिए। तो चारों विकल्प में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 179 का करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए है जो एकदम से करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकंपित तंत्रिकाओं में अंतिम तंत्रिक परिसर कौन सा है वो आपको बताना है। चारों विकल्प आपके सामने है और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपके कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी एड्रेनालिन तथा नॉर एड्रेनालिन है वो आपका विकल्प सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये थे अपने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस मेरे प्यारे मित्रों कैसे लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे मेरे प्यारे मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। ऐसे ही आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपके हर रोज इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैनल पर कराई जाएगी। तो मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ तथा अन्य नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।